नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अमेरिका ने यह दावा किया कि कल रात को 90 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमला किया गया। कहा यह जा रहा है कि ये सारे जो हमले हुए हैं वो मिलिट्री ठिकानों पर हुए हैं। बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सीरी, कोनारक और यहां तक कि मशहद तक में हमले हुए हैं। मशहद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है आयतुल्लाह खामनेई का जो जनाजा है कल करबला में था और करबला के बाद उसको मशहद में आना है। मशहद में वहां पर उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मशहद पे जो हमला हुआ है वो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दरअसल ट्रंप का एक बयान आया, ईरान ने जवाब दिए हैं और बहुत जबरदस्त जवाब दिए हैं। बहरीन और कुवैत पर ही हमला क्यों हुआ है, क्यों नहीं इस बार यूएई पर हमला हुआ है, बाकी कंट्रीज पर क्यों नहीं हमला हुआ है, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ट्रंप का एक बयान है जिस बयान को बहुत कायदे से समझने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा कि हमने तो उनसे कहा था कि अपना फ्यूनरल वगैरह कर लो, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बमबारी करने लगे। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि ट्रंप को और अमेरिका को अच्छी तरह से पता था कि पूरा मुल्क, पूरा ईरान सैयद अली खामनेई, शहीद खामनेई के जनाजे में बिजी होगा। लोग सड़कों पर आए हैं, देखा उसने। हालांकि आश्चर्य हुआ उसको, जो सारी दुनिया में यह फैला रहे थे कि सैयद अली खामनेई से ईरान के लोग नफरत करते हैं। जब यह देखा गया कि तेहरान हो, कुम हो, जहां जहां जनाजा गया लाखों लोग इकट्ठा हुए, यहां तक कि इराक के नजफ और करबला में भी लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। कहा जा रहा है 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस जनाजे में हिस्सेदारी की है। जबकि अभी सुपुर्दे खाक होना बाकी है, मशहद में सुपुर्दे खाक होना बाकी है। तो इनको लगा कि पूरा ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन ये तो फ्यूनरल प्रोसेस में लगा हुआ है, दर्द में डूबा हुआ है, आंसुओं में डूबा हुआ है। यही मौका है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपना एक रास्ता बना लें और जहाजों को बड़े आराम से वहां से गुजार दें। इनको यह लगा कि ईरान इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो लोग मेरा वीडियो लगातार देखते हैं उनको यह बात पता है कि मैंने कहा था कि भले फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा है, भले जनाजा चल रहा है, भले सारा मुल्क दर्द में डूबा हुआ है, आंसू में डूबा हुआ है, उसके बावजूद ईरानियों ने बंदूक के ट्रिगर पर अपनी उंगली नहीं हटाई है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कोई भी बेहुरमती होगी तो ईरान हमला करेगा, यह बात मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी। और यही वजह है कि जब अमेरिका ने यह कोशिश की कि 2 जहाजों को निकाल ले ओमान के पास से, उस समय ईरान ने हमला किया। और अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज न्यूक्लियर मुद्दे से भी बड़ा मुद्दा बन गया है। न्यूक्लियर मुद्दे पर भी एक बड़ी अपडेट है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या जंग और लंबी चलेगी या रुक जाएगी, ये एक सवाल सबके सामने है। दरअसल ट्रंप का एक और बयान आया। ट्रंप का बयान आया कि ईरानी लीडर्स ने मुझे फोन किया है, वो चाहते हैं समझौता हो जाए, वो चाहते हैं बातचीत शुरू हो, लेकिन मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। झूठ बोल रहा है ट्रंप। मैं बिल्कुल साफ कह सकता हूं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आज तारीख है 9 जुलाई और अगर 8 जुलाई का मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने ये बात की थी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि संडे तक ये जंग चलाएगा अमेरिका, और संडे की शाम रात होते होते कहेगा कि अब हम बातचीत के मूड में जा रहे हैं। यही बात आज सही साबित हुई जब उसने उस तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। दरअसल 2 चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका इस लड़ाई को बहुत लंबा क्यों नहीं चला सकता। एक चीज तो यह कि अगर आप देखेंगे यूएस का पेट्रोलियम रिजर्व, आपको याद होगा जेडी वांस का बयान जिसमें अमेरिका ने कहा था, जेडी वांस ने कहा था कि ये जो सीज फायर का पीरियड है इसका इस्तेमाल हम करना चाहते हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में और अमेरिका में पेट्रोलियम के दिक्कत ना हो। आपके सामने मैंने एक ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ में जो अमेरिका का पेट्रोलियम रिजर्व है वो 3 लाख मिलियन गैलन से जरा सा ज्यादा है, लगातार कम हुआ है, ये आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। 3 लाख गैलन की जो बात है वो 3 लाख गैलन जो हैं वो मिनिमम है जो अमेरिका की रोज की जरूरत को पूरा करते हैं। इससे नीचे आने का मतलब है कि अमेरिका के पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन सूखना शुरू हो जाएंगे। तो पेट्रोलियम रिजर्व अमेरिका के काफी नीचे हैं, अमेरिका के पास ज्यादा पेट्रोलियम नहीं है। जहां तक मार्केट का सवाल है, ट्रंप की बात पर मार्केट भी भरोसा नहीं कर रहा, इसलिए 3 मार्केट्स में से 2 तो नीचे गए हैं, लेकिन नास्डाक को अगर आप देखेंगे तो मामूली 0.2% की उसके अंदर बढ़त आई है।
तो अमेरिका की इकोनॉमी इस कंडीशन में नहीं है कि इस जंग को बहुत लंबा चलाया जा सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जंग लंबी नहीं चलेगी, सारे फैसले अमेरिका नहीं करेगा। एक दूसरी बात यह है कि ईरान वार के चलते IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पहले ही 2026 का जो दुनिया की बढ़त का, दुनिया के विकास का जो लक्ष्य रखा है, जो एम रखा है, उसको पहले ही काफी कम कर दिया है। तो ये जो हमले कल के हुए हैं, इसमें 3 या 4 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल न्यूक्लियर की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज न्यूक्लियर मामले से बड़ा हो गया है। अब न्यूक्लियर की बात नहीं हो रही है। कल तक ये सारे लोग कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं और हम मजबूर कर देंगे ईरान को इस बात के लिए कि ईरान कोई न्यूक्लियर बम ना बना पाए। ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियर बम तो हमें बनाना ही नहीं है, और पिछले 4-5 दिनों से, बल्कि 10 दिनों से आप ये नहीं सुन रहे होंगे कि कोई भी न्यूक्लियर बम की बात कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा कोई बना है तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका पहले वाली कंडीशन में लाना चाहता है, लगातार इंटरनेशनल लॉज की बात कर रहा है। अब मेरा सवाल बहुत सीधा है कि होर्मुज पर तुमको इंटरनेशनल लॉ याद आ रहे हैं, लेकिन जब तुमने ईरान पर हमला करके, इल्लीगल हमला करके, बिना किसी बात का हमला करके वहां के लीडरान को शहीद कर दिया था, आयतुल्लाह खामनेई के साथ साथ कई और लीडर्स को तुमने शहीद कर दिया था, जब तुमने मीनाब के ऊपर, अमेरिका यह कहता है कि हमारे पास ऐसे स्पेस कैमरे हैं कि हम तो ईरान के एक एक आदमी को गौर से देख सकते हैं, जो ईरान के आर्मी के लोग हैं उनका बैच तक पढ़ सकते हैं, ऐसे कैमरे हमारे पास हैं। जब ऐसे कैमरे तुम्हारे पास थे तो तुमको मीनाब की बच्चियां नहीं दिखाई दी? जिस तरह से तुमने मीनाब की बच्चियों पर हमला किया, 150 बच्चियों को मार दिया, वो कौन से इंटरनेशनल रूल के हिसाब से था? कौन से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रूल के हिसाब से था? कौन से इंटरनेशनल वार रूल के हिसाब से था जब तुमने मीनाब पर हमला किया, जब तुमने एक सिविलियन लीडर सैयद अली खामनेई के ऊपर और उनके साथ के लोगों के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी 2-2.5 साल की पोती जो थी उसके ऊपर जब तुमने हमला किया, तो कौन सा इंटरनेशनल रूल तुम निभा रहे थे? और जब तब तुम्हें इंटरनेशनल रूल नहीं याद आया, तो होर्मुज पर इंटरनेशनल रूल इतना क्यों याद आ रहा है? क्योंकि यहां पर तुम्हारा अपना स्वार्थ है। तुम परेशान हो कि दुनिया में तेल नहीं पहुंच पाएगा तो वर्ल्ड मार्केट क्रैश कर जाएगी, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तुम इतना परेशान हो। लेकिन हकीकत यह है कि जितना ज्यादा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान पर प्रेशर बनाओगे, इस जंग के लंबा चलने की जो पॉसिबिलिटी है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहता है, वो कोई फीस वसूलता भी है, तो दुनिया के ज्यादातर टैंकर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो फीस होगी वो इतनी थोड़ी सी फीस है कि उससे किसी की सेहत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ना है, और तेल सारी दुनिया में पहुंचता रहेगा, दुनिया में तेल की किल्लत नहीं होगी और वर्ल्ड मार्केट डूबेगी नहीं। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमेशा टेंशन में बनी रहेगी। जहां तक मेरे पास खबर है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिलहाल पूरी तरह से बंद है। अमेरिका ब्लॉकेड लगाने की बात कर रहा है, लगा दे ब्लॉकेड। अमेरिका ने ईरान के तेल पर फिर से सैंक्शन कर दिया, लगा दे सैंक्शन। अमेरिका कह रहा है कि ईरान का फ्रोजन एसेट हम रिलीज नहीं करेंगे, मत करे रिलीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ईरान तमाम दिक्कतों से गुजर रहा है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन ईरान एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, ये अमेरिका को पता होना चाहिए। जिस तरह की गंदी बातें कर रहा है, ईरानी लीडर्स को उसने स्कम कहा, बदले में अराक्ची का बयान आया कि हम गंदी बातों, गंदी जुबानों के बदले गंदी जुबान नहीं बोलते, हम एक्शन करते हैं, हम सीधे कार्रवाई करते हैं। यानी तुम गंदी बातें करो, तुम्हारी जबान में गाली है, तुम गाली दो, तुम्हारा सारा बचपन, सारी जवानी और सारा बुढ़ापा गालियां देते हुए और गालियां सुनते हुए गुजरा है, तो तुम करो ये सब। लेकिन जिनका नाम एप्स्टीन की फाइल में है, उनसे हमको मोरालिटी नहीं सीखनी, और उनसे हमें यह नहीं सीखना है कि गाली का जवाब गाली में देना है, हम गाली का जवाब एक्शन में देंगे। तो बहुत क्लियर मामला है कि होर्मुज अब एटॉमिक से बड़ा मामला बन चुका है। ईरान किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कंट्रोल नहीं छोड़ने वाला, और अगर ये लड़ाई और चली, ईरान के ऊपर और हमले हुए, तो कल बाब अल मंदेब भी अगर बंद हो जाता है तो इस पर किसी को किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर वर्ल्ड इकॉनमी का और ज्यादा सत्यानाश शुरू हो जाता है, और सिर्फ वर्ल्ड इकॉनमी का नहीं, अमेरिकन इकॉनमी का भी, तो इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल ट्रंप होगा। ये तो पॉइंट नंबर 1 है।
पॉइंट नंबर 2 कि ईरान ने जो पलटकर हमले किए हैं, जबरदस्त हमले किए हैं, जैसा सबको पता है कि होने ही थे हमले। बहरीन की 5th फ्लीट पर दोबारा हमला किया गया है, कुवैत के एयरपोर्ट के आसपास हमला किया गया है, कुवैत में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर हमला किया गया है, बहरीन में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर हमला किया गया है। और बहुत क्लियर बात है कि सिर्फ 2 मुल्कों को चुना गया है अमेरिकन बेसिस पर हमला करने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि पिछली बार सबसे ज्यादा जो हमले हो रहे थे वो यूएई के ऊपर हो रहे थे, इस बार यूएई के ऊपर हमले क्यों नहीं हो रहे हैं? वजह वही है जो अपने दर्शकों को मैं पहले ही बता चुका हूं। यूएई का ईरान के साथ अंदर अंदर समझौता हुआ है, कई राउंड की बातचीत हुई है जो खबर बाहर नहीं आई है, और इस समझौते में यह तय पाया गया है कि यूएई अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को फिलहाल नहीं करने देगा और बदले में ईरान हमला नहीं करेगा। यह वही समझौता है जो कतर के साथ हुआ है और यह वही समझौता है जो सऊदी अरबिया के साथ हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस बार ना सऊदी अरबिया पे कोई हमला हुआ है, ना कतर पे हमला हुआ है, जबकि जिन 2 जहाजों पर हमला हुआ था, अमेरिका जिन 2 जहाजों को निकाल रहा था, वो सऊदी अरबिया और कतर के फ्लैग वाले थे। कतर ने तो बाकायदा इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया था, लेकिन इसके बावजूद कतर पर, यानी कतर के अमेरिकन बेसिस पर और सऊदी अरबिया के अमेरिकन बेसिस पर और यूएई के अमेरिकन बेसिस पर कोई हमला नहीं हुआ है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ईरान के ऊपर अमेरिका जो हमले कर रहा है उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है बहरीन और कुवैत की जमीन, और इसीलिए बहरीन और कुवैत पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये हमले चेतावनी है बाकी अरब कंट्रीज के लिए कि अगर आपकी जमीन और आसमान का भी इस्तेमाल हुआ तो आपके ऊपर भी हमले शुरू हो जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 2 है जिसको समझना बहुत जरूरी है इस जंग के मुताल्लिक। पॉइंट नंबर 3, जैसा मैंने कहा था कि न्यूक्लियर मामले में भी एक बड़ा चेंज देखा गया है। ईरान की संसद की जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी है, उसके जो प्रवक्ता हैं इब्राहिम रजाई, उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगला हमला अमेरिका ने अगर किया ईरान के ऊपर तो ईरान एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर हो जाएगा। एनपीटी से बाहर होने का मतलब यह होता है कि ईरान उसके बाद अगर न्यूक्लियर बम बनाता है तो किसी ट्रीटी के अंदर नहीं रह जाएगा। एक ट्रीटी जिसके तहत आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाने का वादा करते हैं उससे बाहर निकल आएगा। यानी अगर अगला हमला हुआ तो ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा। पहली बार ऐसा बयान इब्राहिम रजाई की तरफ से आया है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट बयान है। यह नहीं कहा गया है कि बम बनाएंगे, लेकिन यह कहा गया है कि एनपीटी से बाहर निकल आएंगे। एनपीटी से बाहर निकलने का मतलब यह है कि ईरान के लिए बम बनाने का रास्ता खुल जाएगा। यह पहले ही कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई साहब का जो फतवा था जिसके तहत ईरान ने आज तक न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, जो वहां की रिलीजियस कमेटी है वो इस फतवे को बदलने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग उसके भीतर ये कहते हैं कि अब इस फतवे को बदला जा सकता है। और ये आपको पहले ही पता है, रिपोर्ट्स आई थी कि किसी एक नेशन से ज्यादा उम्मीद है कि या तो नॉर्थ कोरिया से और या तो रशिया से न्यूक्लियर बम बनाने की सारी टेक्निक और सारा माल ईरान के अंदर पहले ही आ चुका है और 10 एक दिन लगेंगे, ईरान आराम से न्यूक्लियर बम बना लेगा। ये रिपोर्ट्स पहले ही छप चुकी हैं। ऐसे में रजाई साहब का जो बयान है वो इस बात को कंफर्म करता है कि ईरान आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका के कहने से नहीं होगा। अमेरिका कहेगा आज जंग शुरू तो जंग शुरू नहीं होगी, और अमेरिका कहेगा आज जंग खत्म तो जंग खत्म नहीं होगी। ईरान पूरी तैयारी में है लंबी लड़ाई के। अब चौथा पॉइंट की ये लड़ाई छोटी क्यों हो सकती है। अगर इस पूरी लड़ाई को देखें तो अमेरिका अपनी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जो ईरान में पहले ही बर्बाद हो चुकी है, ईरान में पहले ही बेमानी साबित हो चुकी है। अमेरिका की टेक्निक है मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर बनाना, यानी ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देना कि इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो जाए। वेनेजुएला में यह किया गया, क्यूबा में यह किया जा रहा है और यह करने की कोशिश ईरान में हो रही है। पहली बात तो यह कि ईरान वेनेजुएला या क्यूबा नहीं है, इस बात को बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि अगर सैंक्शन फिर से लगा दिया जाएगा, ईरान तेल नहीं बेच पाएगा। ब्लॉकेज लगा देंगे तो ईरान जिन मुल्कों में सैंक्शन के बावजूद तेल बेचता है वहां तक तेल पहुंच नहीं पाएगा। बमबारी करके उसको नुकसान पहुंचा देंगे तो उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी।
और ईरान झुक जाएगा इस बात के लिए कि चलिए हुजूर आपकी शर्तों पर ही समझौता कर लें। लेकिन इसके पलट एक और हकीकत है, इतना सब करने के बाद भी अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुल पाया तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा जैसे पिछली बार झुके थे, और इससे भी ज्यादा झुका हुआ समझौता करना पड़ेगा। अगले राउंड की बातचीत में ईरान कहेगा पहले हमारे पैसे रिलीज करो, उसके बाद आगे बात होगी। तो ये जो मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर वाला डॉक्ट्रीन अमेरिका अपनाता है, उसके ईरान में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर दोबारा लड़ाई शुरू होती है तो लड़ाई महीनों चल सकती है, सालों चल सकती है। ईरान उसके लिए तैयार है। इकोनॉमिक तबाही होगी, लेकिन इकोनॉमिक तबाही सारी दुनिया में होगी। अमेरिका में भी इकोनॉमिक तबाही होगी। अमेरिका के गैस स्टेशन अगर सूख जाएंगे तो वहां किस तरह की अफरा तफरी मचेगी वो आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं। उसका क्या असर होगा, ट्रंप को गद्दी छोड़नी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ईरान ने बहुत क्लियर किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तभी खुलेगा जब ईरान चाहेगा। धमकियों का और गुंडागर्दी का कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में अमेरिका का इकोनॉमिक प्रेशर कितना काम करेगा ये देखना होगा। अभी तक तो वो बेमानी हुआ है। भाई 40 साल से आप इकोनॉमिक प्रेशर ही तो बना रहे थे, 40 साल से आप लगातार सैंक्शन तो लगा रहे थे, लेकिन ईरानियों ने उन सैंक्शंस के बीच जीना सीख लिया है और इसीलिए अमेरिका के इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत ज्यादा काम आएंगे ऐसा लगता नहीं है। इसका उल्टा हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया। तो आखिरी सवाल यह उठता है कि मामला किस तरफ जाएगा। मामला एक लंबी लड़ाई की तरफ जा सकता है। ट्रंप जैसा पागल आदमी जो लगातार इजराइल के प्रेशर में है, वो सोच रहा है कि जिस तरह सीरिया का जो फर्जी शहंशाह है अल-शरा, उसको अपने सामने बिठाकर वो कहता है कि मैंने गोलन हाइट्स इजराइल को दिलवा दी। किसी के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि उसके मुंह पे कहा जाए कि उसके मुल्क का एक हिस्सा एक तीसरे मुल्क ने एक दूसरे मुल्क को दिलवा दिया। ट्रंप कह रहा है अल-शरा को सामने बिठाकर, जुलानी को सामने बिठाकर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे मुल्क का एक हिस्सा इजराइल को दे दिया और इजराइल के लिए जितना मैंने किया है उतना किसी ने नहीं किया। तो उस इजराइल के प्रेशर में ट्रंप अगर लड़ाई को लंबा खींचता है तो यह सारी दुनिया के लिए तबाही का सबब होगा। संडे तक फिर से अगर वो समझौते की बात करना चाहता है, ईरान इतनी आसानी से समझौते में नहीं जाएगा। लेबनान को लेकर उसकी शर्त बहुत क्लियर है कि लेबनान से आपको सबसे पहले अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी, इजराइल की आर्मी हटानी पड़ेगी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तमाशा करना बंद करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से हमारे हवाले करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब ईरान यह भी शर्त लगाएगा कि आप पैसों पर नहीं खेल सकते, आपको हमारा फंड रिलीज करना पड़ेगा जो आपने फ्रीज करके रखा है, अगर संडे तक ये बात होती है तो। और अगर नहीं होती है तो ईरान ने 3 ऑप्शन दे दिए हैं। पहला तो यह कि न्यूक्लियर बम बन सकता है जो मैंने आपको बताया। दूसरा यह कहा कि इस बार केवल आर्मी के ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले होंगे, तो जो अमेरिकी बिजनेस है वो भी निशाना बन सकता है ईरान का। और तीसरी बात, यूरोप को उसने बहुत क्लियर कह दिया है कि हम जानते हैं, नाटो की मीटिंग में लगातार ये बात सामने आ रही है कि आप सब अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे थे, इसलिए आप सब हमारे निशाने पर हैं। तो ये जंग कितनी बड़ी हो सकती है, रशिया उधर बैठा ही है यूरोप के खिलाफ, ये जंग कितनी बड़ी हो सकती है इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये जंग एक आलमी जंग में तब्दील हो सकती है, एक वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकती है अगर ट्रंप और इजराइल ऐसे ही गुस्ताखियां करते रहे। तो फिलहाल मामला बेहद उलझा हुआ है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे वीडियोस देखते रहें। मिडिल ईस्ट पर सबसे तेज खबर देने का वादा हम नहीं करते, लेकिन सबसे सही खबर हमने लगातार 2 साल से दी है और आगे भी देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।